अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नरगिस मेमन। प्रोग्राम कोरोना अपडेट के साथ हाजिर खिदमत हूं। जिस तरह से आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम आपको कोरोना के हवाले से अपडेट्स देते हैं, वैक्सीन के हवाले से देते हैं। तो इस वक्त अगर हम देखा जाए तो मजमूई तौर पर जो अमवातों का एक शरह है वो इस वक्त 22,073 है, और आज की तारीख में जो है वो 41 अफराद लुकमाए अजल बने हैं। बेशक ये कहा जा सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान में अमवात की और मुस्बत केसेस की शरह कम हो चुकी है वैक्सीन की वजह से, लेकिन इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं कि हम जो है वो कोरोना को सीरियस ना लें और एसओपीज़ पर अमल ना करें और वैक्सीन की तरफ ना सोचें। तो आज इस प्रोग्राम में जिस शख्सियत को मैंने दावत दी है, ज़ाहिर है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो ऑर्थोपैटिक हैं, उनका नाम डॉक्टर दानिश है। तो मेरे साथ रहिएगा, आज हम उनसे मालूमात लेते हैं कोरोना के हवाले से कि कोरोना क्या है, कोरोना के सिम्टम्स क्या हैं, और वैक्सीन, चूँकि लोगों के जहन में बहुत सी पेचीदगियाँ हैं वैक्सीन के हवाले से, कि उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं और वो किन किन लोगों को लगानी चाहिए, किन किन लोगों के लिए नहीं लगानी चाहिए। तो आज हम डॉक्टर साहब से वो सारी मालूमात लेते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। पहले तो मैं आपका थैंक्स कहूँगी कि ज़ाहिर है आप अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं इस हवाले से जब आपने मुझे बताया था अवेयरनेस के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होना और अपना वक्त इसमें देना मैं बहुत बायज़ खैर भी समझता हूँ, और जितने ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें वो और एक प्लस पॉइंट है इस हवाले से। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि इस वक़्त आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है वो तीसरी लहर हमारे मुल्क में दाखिल हो चुकी है। लेकिन एक प्लस पॉइंट हमारे पास ये रहा कि ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो है वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया, और ज़ाहिर है बहुत सी मुस्बत केसेस और जो अमवात का रेशो था वो कम हुआ। लेकिन चूँकि फिर भी अभी उसका वजूद मौजूद है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी कंप्लीटली वैक्सीनेशन नहीं हुआ हमारे मुल्क में। तो वो अभी ज़ाहिर है उसका वजूद मौजूद है, लेकिन लोगों के ज़हन में बहुत सी पेचीदगियाँ हैं वैक्सीनेशन के हवाले से, कोरोना के हवाले से। तो आपसे मैं पहला सवाल ये करूँगी कि मुझे आप ये बताइए कि सबसे पहले कोरोना क्या है और उसके सिम्पटम्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें कोरोना के बारे में जानने के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि ये किस्म जो हमारे जिस्म में दाखिल होके हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाता है, या हमारे साँस लेने वाली जो नाली है या फेफड़े, जो उन चीज़ों से गुज़रने वाली चीज़ें, वहाँ पे जाके इसका इम्पैक्ट आता है, ठीक है? और इससे जो रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर जिस तरह हम लोगों ने सूँघने के है अमल, वो भी हमारी नाक से शुरू होता है, क्योंकि हमारी सांस लेने का अमल वहां से शुरू होता है। उसके बाद फिर जायका है, क्योंकि हलक से वो जाता है, और फिर आपके जो फेफड़े, लंग जिसको हम कहते हैं, जिस जो हमारे तनफ्फुस का काम करता है, उसके अंदर ये वायरस है अमल करता है, या उस जगह जाके ये अटैक करता है। अच्छा, वायरस के बारे में सबसे जरूरी चीज जानने की यही है कि वायरस जो है वो ज्यादातर किसी भी जिस्म के अंदर जो उसका स्पेसिफिक एरिया है, मतलब जितना फर्क करें कि ये जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वायरस है, अगर ये फर्क करें कि हमारे जिगर में जाता है या मैदे में जाता है, तो वहां पर इसका कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी नुकसान नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वायरस का जो भी इम्पैक्ट मिलेगा, ये जो भी नुकसान मिलेगा, वो हमें किसी तनफ्फुस या हमारे सांस की नाली या फेफड़ों के अंदर मिलेगा। जिस तरह हेपेटाइटिस की हम मिसाल देते हैं, जाए तो उसमें आपको कोई भी इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह कोविड जो वायरस है, कोविड 19 के नाम से जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है, इसका जो ज्यादातर इम्पैक्ट आता है वो आता है सांस लेने के हवाले से, फेफड़ों के हवाले से और तनफ्फुस। अच्छा, अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ये हुआ कि नाक का बंद हो जाना या गले का प्रॉब्लम आ जाना या सांस लेने में दुश्वारी होना। तो मतलब वो आगे जाके किस तरीके से कोरोना में चेंज हो जाता है? किस तरह से वो कोविड-19 की शक्ल इख्तियार कर लेता है? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जो इसके बारे में जानने के लिए है कि कोविड-19 का वो 2 किस्म के हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के हिस्से होते हैं। जिस तरह आपने बताया, एक का अपर है, अगर तरह आपने शेयर किया कि हमें साल ठीक है, साँस लेने में हमें थोड़ी-सी दुश्वारी होगी, नज़ला हैं, ये हर वायरस के जो फ्लू के हैं, इन्फ्लुएंजा वाले वायरस हैं, सार्स वायरस एक दफ़ा में आया था, और ये कोविड है। इनके तकरीबन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिम्पटम जो हैं वो सेम ही हैं।
लेकिन जो कोविड-19 की शक्ल जो इख्तियार करता है, उसमें क्या होता है कि यही वायरस फर्दर इन्फ्लिट्रेट करता है और नीचे जाके जो हमारे फेफड़े हैं, जहाँ पे ब्रोंकियोल्स या जहाँ और ब्लड का आपस में कनेक्शन होता है, ये वो जाके उस जगह देता है, वहाँ से लॉस हो सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें जो समझने की है कि वो ये है कि अगर हमारे जो है वो हार्ट काम कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ वायरस पहुँच जाएगा, समझिए अगर 20% एरिया को कवर कर दिया तो 80 विल वर्क, 20 विल नॉट वर्क। अगर वो 50% वो कवर कर देगा तो हम 50 के तनफ़ुस और 50% जो हमारी ऑक्सीजनेशन हमें चाहिए या ब्लड को ज़रूरत है, वो हम हासिल नहीं कर पाएँगे। तो ये जो है इनिशियल तो इसके फ्लू के सिम्पटम्स हैं। फर्दर ऑन जब ये इन्फिल्ट्रेट करके नीचे चला जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो वहाँ जो ट्रांसफर का है ऑक्सीजन और ब्लड का, उसको ये स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से लोगों को सांस का मसला या वेंट की ज़रूरत या ऑक्सीजन की ज़रूरत महसूस होती है या पड़ती है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि कोरोना वैक्सीन के बारे में लोगों में बहुत से अवहाम पाए जाते हैं कि ज़ाहिर है इससे बहुत से साइड इफ़ेक्ट हैं। तो क्या समझते हैं कि इस बात में कितनी सदाकत है? बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि लोगों का ये कहना है कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई वो 2 साल के बाद उनकी अमवात हो जाएगी। तो इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, ये तो सबसे पहली बात तो बिल्कुल एक समझ लें कि मज़ाक की बात मैं इसको जानूँगा किसी भी वैक्सीन के हवाले से। और इसके जुमला मैं ऐड करूँगा जो बहुत आजकल सुनने को भी मिल रहा है कि पाकिस्तानी कौम के हवाले से मैं बात करूँगा अगर, कि ये कौम कोरोना से तो नहीं डरी लेकिन वैक्सीन से डर रही है, ठीक है? हुँ। जिससे पूरी दुनिया के अंदर अमवात वाले से जो है परेशान हुए, सारी दुनिया एक तरह से आपने देखा था कि मुंजमद हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी। उस टाइम के ऊपर भी हमारी कौम माशरा से अलग हुआ फजल रहा इस हवाले से हमारी कौम के ऊपर। दूसरी चीज़ जहाँ तक वैक्सीनेशन के हवाले से आप बात करेंगी, देखिए वैक्सीनेशन हर एक को करवानी चाहिए, हर शख्स को करवानी चाहिए, जो भी एडल्ट है 18 एंड अबव है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि वैक्सीनेशन का सिर्फ और सिर्फ फायदा ही है, इसका नुकसान नहीं। तीसरी चीज ये है कि वैक्सीनेशन का जो भी करवाएंगे उसका ये मतलब नहीं होता कि वायरस असल में जो है अपनी शक्ल मुस्तकिल बदल रहा है। इसमें म्यूटेशन का अमल कहलाता है जिसको हम कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आज जो वायरस है कल उसकी वायरस के जो वेरिएंट आएंगे, जिस तरह का आपको मतलब सुनने को भी मिला होगा दुनिया में कि वायरस की बहुत सारी जो है इकसाम पाई गई हैं। जिस तरह आजकल जो सबसे ज्यादा कॉमन चल रहा है वो इंडिया के अंदर जो न्यू वेरिएंट है, जो उसने अच्छी खासी तबाही वहां पे की है। तो वैक्सीन आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 टू 80% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। दूसरी बात आपकी जो कुव्वत है, सबसे जरूरी चीज वायरस में हमें क्या चाहिए होती है, हमारी अपनी जो इम्यूनिटी है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो कितना स्ट्रांग है। जितना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा वो किससे होगा, वो वैक्सीनेशन के थ्रू होगा। और इस तरह की कोई भी चीज नहीं है कि मतलब 2 ईयर 3 ईयर 1, अल्लाह ताला हर एक की जिंदगी, जाहिर सी बात है हम एज अ मुस्लिम हमें पता है कि हम लोगों की एक दिन है मुकर्रर, तो उस हवाले से जितनी जिसकी जिंदगी है वो उतनी उसको हासिल होगी। 2 ईयर्स ऐसा कोई भी किसी भी किस्म का कहीं पर भी जो ये सिर्फ इबाम है, अफवाह है, इसकी साइंस में कोई वजूद नहीं। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना वायरस के मरीजों में ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह कमी होना शुरू हो गई है। तो आप क्या समझते हैं कि वैक्सीन के अलावा और क्या ऐसी मज़ीद चीज़ें हैं जो इस चीज़ की रोकथाम का बाइस बन सकती हैं? देखिए, मैं इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं इसमें तमाम अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि जो सबसे पहले दिन से हम लोगों को चीज़ें समझाई जा रही है, सबसे पहले मास्क का इस्तेमाल है, क्योंकि मास्क का इस्तेमाल जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है कोरोना वायरस को फैलाव को रोकने के लिए। फिर दूसरा समाजी फासला जो 6 फीट का कहा गया है वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वैक्सीनेशन की। काइंडली जितने लोग जा सकते हैं, जितने लोग विज़िट कर सकते हैं, जितना अर्ली हम अपने अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उतना हमें इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? और चौथी चीज़ यही है कि जिसको भी जहाँ पे भी किसी भी लेवल पे सिम्पटम्स मिल जाएँ या हासिल हो जाएँ, तो उसको वो अपने आप को जो है वो आइसोलेट कर ले, बाकी लोगों से जो है वो अपना एक फासला कर ले, इवन अपनी फैमिलीज में भी और बाकी चीज़ों के हवाले से। सबसे आखिरी चीज़ जो शुरू से हम लोग कहते हैं, हमारा दीन भी बताता है, सफाई का इंतज़ाम या हाथ धोना जिसको हम कहते हैं, उसको फ्रीक्वेंटली किया जाए। जब भी आप घर से निकलें, किसी से मिलें, किसी से बात करें, तो कोशिश ये करें कि अपने हैंड वॉशिंग को, प्रॉपर हैंड वॉशिंग जो है उसको फॉलो करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सूंघने और मुँह का ज़ायक़ा चेंज होने की जो अलामत पाई जाती है, क्या वो कोरोना की अलामत है?
हाँ, इसमें बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा मैम। इस हवाले से मैं बहुत सारे नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा, उनको नॉलेज में लाने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस की अब तक जितनी भी तहकीक हुई है, जो अब तक हमारे पास इसका डाटा है, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ ईयर हो चुका है। उसमें जो हमारे समझ लें कि ऑल्फैक्टरी नर्व कहलाती हैं, जो कि नाक में होती हैं, जो सूँघने वाली हैं। इसके अंदर तो इसका इम्पैक्ट तकरीबन 70 टू 80% पीपल के अंदर, या 70 से 80% कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, उसमें ये अलामात पाई गई हैं कि उनके सूंघने की या स्मेल की जो है वो नहीं मौजूद रही है, या उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आया है। लेकिन जहाँ सेकेंडली अगर हम बात करें टेस्ट के हवाले से, तो उसके बारे में अभी तक कोई खास श्योरिटी नहीं है, और उसके जो सिम्टम पाए भी गए हैं वो 10 टू 15% ऑफ पेशेंट्स हैं जो स्टडीज या ट्रायल्स बता रहे हैं। हाँ, सूंघने का अगर किसी को कहीं पे मिसिंग होता है कि उसको स्मेल नहीं आ रही, तो दैट शुड बी अ पार्ट सस्पेक्टेड, नॉट श्योर, बट सस्पेक्टेड, आप उसमें शक कर सकते हैं कि टू बी अ पार्ट ऑफ कोरोना सिम्टम या कोरोना वायरस सिम्टम से वो पेशेंट जो एक्सपोज हुआ है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि चूँकि नज़ला, खाँसी और जो गले का ख़राब होना वो एक वायरल के हवाले से भी हो सकता है। तो हम कैसे उसको थोड़ा-सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आया कि वो एक वायरल चीज़ चल रही है या कोरोना चल रही है? लाइक इसके अलावा और कौन-सा ऐसा बेसिक सिम्पटम्स होता है कि हम समझे कि हाँ, अब हम कोरोना की तरफ जा रहे हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें जो नाज़रीन को इसमें अपना ख़्याल रखना चाहिए, अभी आजकल के दौर में जब आपके पास किसी किस्म का नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम, फ्लू के जो भी सिम्पटम्स आते हैं और आपके पास लाइट ग्रेड फ़ीवर, यानी इसमें ज़रूरी चीज़ और हरारत कौन-सी है कि आपकी 101 और अबव जाती है, यानी 101 और उससे ऊपर, और वो परसिस्ट करती है। परसिस्ट करने का मतलब ये है कि जब भी आप चेक करेंगे 24 आवर्स इवन आफ्टर टेकिंग पैनाडोल, कोई भी आप लेते हैं और उसके बाद भी आपको फीवर परसिस्ट कर रहा है, तो सस्पेक्ट करें इट शुड बी कोरोना, या आप उसमें फिर कोरोना वाली सारी एहतियात स्टार्ट करें। अगर इन केस यू आर टेकिंग पैनाडोल या जो भी आपके पास एंटीपायरेटिक ड्रग मौजूद हैं, कालपोल हो गए, पैनाडोल हो गए, पैरासिटामोल हो गई, और उसके बाद आपका सिम्टम यानी फ्री हो जाते हैं, आपका फीवर सबसाइड कर जाता है, कंटिन्यू परसिस्ट नहीं करता, तो इट्स मोस्ट लाइकली और या लो ग्रेड होता है, 99 और 100 के रिबाउंड करता है, तो इट मोस्ट लाइकली फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं और इट्स नॉट गोइंग टू बी कोरोना। सेकेंडली, जो दूसरी चीज बहुत जरूरी है आपको इन सारी चीजों में, यू हाउ मच यू होल्ड योर ब्रेथ, यानी आप अपनी सांस को कितनी देर तक रोक सकते हैं, या सांस लेने में तो आपको कोई दुश्वारी नहीं आ रही इन सिम्टम के साथ। अगर इस तरह की कोई दुश्वारी आपको आ रही है, तो जो भी आपके करीबी मुआलिज हैं, जो भी मौजूद हैं, जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं, जो भी सेंटर्स हैं, इमीडिएटली वहां पर रुजू करें और अपने आप को आइसोलेट कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या वैक्सीनेशन जो है वो एक मदर फीड जो करवाती है बेबीज को या जो प्रेग्नेंट औरत है वो वैक्सीनेशन करवा सकती है उसके लिए मतलब कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? देखिए, इसमें अभी लेटेस्ट मैं देख रहा था कि हमारी जो डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, उनकी तमाम वैक्सीन के बारे में से एक क्या कहते हैं रिपोर्ट उन्होंने शाया की है। लोकल पाकिस्तान का डाटा है, और इंटरनेशनली भी जो सारी वैक्सीन अवेलेबल है उसको भी उन्होंने उसमें कॉरिलेट किया है। मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप के ऊपर मेरे पास मौजूद है, तो काइंडली आप वो भी अपनी नाज़रीन को शो कर दीजिएगा। उसमें सारी डिटेल मौजूद हैं कि उसमें लैक्टेशन यानी जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो हामिल खातून हैं, उनके बारे में, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है जिस तरह डायबिटिक और हाइपरटेंसिव के हवाले से हैं, उसमें तमाम वैक्सीन के बारे में मेंशन है कि कौन कौन से लोग कौन कौन सी वैक्सीन विदाउट हेजिटेशन यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। नाज़रीन को बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि तकरीबन जो अवेलेबल वैक्सीन यहाँ पाकिस्तान में साइनोवैक्स है, साइनोफार्म है, ठीक है, इसके अलावा एस्ट्राजेनिका की जो वैक्सीन है, फाइजर की वैक्सीन है, जॉनसन की जो सिंगल डोज लग रहे हैं वो वैक्सीन है, वो तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम पेशेंट ले सकते हैं, एक्सेप्ट यानी दूध पिलाने वाली माएँ भी ले सकती हैं, हामिल खातून भी ले सकती हैं, सब लोग ले सकते हैं जो कैंसर या इस तरह के अमराज में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेजेस में मुब्तला हैं, उनके अलावा सब लोग लगा सकते हैं। हाँ, जो ये पाकिस्तान की वैक्सीन आई है अभी पाकवास के नाम से, उसके हवाले से ये है कि वो लैक्टेशन वाले भी यानी जो हामिल खवातीन है वो भी ना लगवाएं, और जो दूध पीने वाली खवातीन है उसको भी वो ना लगवाएं। सिर्फ उस वैक्सीन के साथ ये अभी प्रोहिबिटेड है, बाकी तमाम वैक्सीन के साथ इस तरह का कोई भी नहीं है। फिर भी मैं बोलूंगा कि मैं आपके साथ डाटा शेयर करूंगा, यू शुड उसको भी आप अपनी नाजरीन को तमाम लोगों को बता दें, ताकि उनकी नॉलेज में तमाम वैक्सीन में कौन कौन सी वैक्सीन किस किस ब्रैकेट में लगवाई जा सकती है।
ठीक है। सही। अच्छा, अभी आपने कहा कि कैंसर की जो पेशेंट्स हैं या दूसरे जो कैंसर की अलामत वाले पेशेंट्स हैं, वो वैक्सीन नहीं करवा सकते। तो क्या इसके अलावा हेपेटाइटिस का जो पेशेंट है, जो शुगर का है, जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, ये मौसर है ये वैक्सीन? देखिए बीवी, इसके अंदर मैम सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें लोगों को बताने के लिए है, वो ये ज़रूरी चीज़ है कि जो आपके डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, यानी शुगर और ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट, इनके साथ तो कोई इश्यू नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जहाँ तक आपने हेपेटाइटिस की बात की, तो हेपेटाइटिस के साथ भी कोरोना का, जिस तरह मैंने पहले ही आपको बताया, तो कोरोना वायरस सेपरेट है, हेपेटाइटिस बिल्कुल सेपरेट है, उसमें कोई चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ हेपेटाइटिस के पेशेंट होते हैं जिनको हम कुछ ऐसी ड्रग देते हैं, जिस तरह इंटरफेरॉन पे जब वो चल रहे होते हैं, हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट, तो उस वक़्त उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त थोड़ी कमज़ोर होती है। तो जिस टाइम के ऊपर वो ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मतलब दे आर ऑन ऑलरेडी ऑन इंटरफेरॉन, जिस तरह टीबी के पेशेंट हैं, जब वो टीबी की ड्रग ले रहे हैं, उस पीरियड ऑफ टाइम में काइंडली वो इस वैक्सीन वगैरह के साथ या इस वैक्सीन को नहीं इस्तेमाल करें। वंस दे हैव फिनिश्ड देयर कोर्स, जब वो अपने कोर्स को फिनिश कर लें, दे फिनिश देयर जॉब, देन दे गो फॉर इट, नो इश्यू। उसके बाद इनके कोई परेशानी की बात नहीं है। सही। अगर इस वक़्त देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है वो थैलेसीमिया के पेशेंट का रेशो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उस हवाले से क्या कहेंगे कि थैलेसीमिया का जो पेशेंट है, वो ईज़िली वैक्सीन लगा सकता है या उसके लिए भी कुछ पेचीदगियाँ हैं? देखिए, थैलेसीमिया के पेशेंट के हवाले से मैम मैं आपको बहुत ज़रूरी चीज़ बताऊँगा कि कोआगुलेशन के हवाले से लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आई थी। तो थैलेसीमिया के हवाले से अभी जो स्टडीज़ चल रही हैं वर्ल्ड वाइड, उसके अंदर एज़ सच वैक्सीन के साथ कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट तो रिपोर्ट नहीं हुआ, कि जिन लोगों ने वैक्सीन हुँ, करवाई उनको कोई हायर रेशियो आया उनकी डेथ के हवाले से, या जिन्होंने नहीं कराई उनके हवाले से। जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, उसके हवाले से हमारे पास नो डाउट डाटा बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा डाटा हमारे पास नहीं मौजूद है। लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट की अगर बात करूं तो देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द टू, यानी जो लगा रहे हैं उनके ऊपर और जो नहीं लगवा रहे उनके ऊपर भी इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं आया। तो मैं तो ये बोलूंगा कि हर्ड इम्यूनिटी की एक टर्म हम यूज करते हैं अपनी मेडिकल के अंदर। हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि अगर आपके किसी भी जगह 100 लोग मौजूद हैं और उसमें से 50% या मोर देन 50% के अंदर उस वायरस से मुकाबला करने की सलाहियत मौजूद है, तो जो बाकी 30 या 40 होते हैं उनको भी उसका प्लस मिल जाता है या फायदा हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि जितने लोग जो इस वक्त माशाल्लाह से इनकी एज यानी यंगर पेशेंट हैं, जो 18, 20, 22, 30, 35 साल के हैं, दे कैन गो फॉर वैक्सीनेशन। खासतौर पे माइनर वाले तो बिल्कुल बेफिक्र होकर वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन हुँ। हमेशा हर सूरत में फायदेमंद है लोगों के लिए। अच्छा, डॉक्टर साहब एक और सवाल जो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है चूँकि हमारे ज़ाहिर है बहुत शौकीन हैं जो बिल्लियों और कुत्तों को घर में रखना पसंद करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि उनके हेयर्स पे कोरोना कितनी देर तक ज़िंदा रहता है और वो दूसरे इंसानों को कैसे मुंतकिल हो सकता है उनके जिस्म में? देखिए, कोरोना वायरस के हवाले से बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि जिस तरह आम एक इंसान से दूसरे इंसान के ऊपर सिम्पटम्स होते हैं, इसी तरह जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं, जो घरों के अंदर मौजूद होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ अवर फैमिली। वो एक तरह से हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं और तकरीबन ईच एंड एवरीबॉडी इज़ टचिंग देम। जो भी हमारे साथ लोग होते हैं, तकरीबन हर कोई उनको छू रहा होता है, उनके साथ ज़ाहिर-सी बात है खेल रहा होता है, सारी की सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो अभी तक जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स और स्टडीज हुए हैं इसके हवाले से पेट एनिमल्स के ऊपर, तो उसके अंदर भी यही है कि दे आर ऑल्सो कैरियर। इसमें कंफर्म हुआ है कि वो कैरी करते हैं कोरोना वायरस, और दे आर ऑल्सो, जब कोई कैरियर होता है तो वो ट्रांसफर भी करता है। कैरियर का मतलब वो अपने साथ कैरी करते हैं, तो वो एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल भी कर सकते हैं। तो अगर हुँ। किसी को भी फर्ज करें कि अपने आपकी फैमिली में कोरोना हुआ है और उसने इस तरह के किसी भी जानवर को जो उनके घर में पेट एनिमल्स है उनको टच किया है, तो काइंडली काइंडली वो उस पेट को भी आइसोलेट करें और खुद भी आइसोलेट हो। ये बहुत जरूरी है। ये एक्सपेक्ट करना कि कोरोना वायरस इन जानवरों के थ्रू नहीं फैलता, उनको नहीं फैलेगा। दैट मीन्स जो ह्यूमन वायरस है वो ह्यूमन पे इफेक्ट करेगा, वो पेट पे इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन पेट कैन बी अ पार्ट ऑफ कैरियर। पेट जो है वो कैरियर तो बन सकता है ना, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन पे लेके जाने वाला तो बन सकता है ना। ठीक है, उससे बिल्ली को या कुत्ते को या जो भी पेट एनिमल्स है उसको कोरोना या फीवर या इस तरह का कोई सिम्टम नहीं होगा, क्योंकि इट इज ह्यूमन कोविड।
ह्यूमन कोविड जो है वो इम्पैक्ट करेगा ह्यूमन को ही। इट कैन नॉट, यानी ह्यूमन को जो कोविड है वो कभी, यानी जिस तरह जो बिल्ली का कोविड होगा वो कभी भी इंसान को नहीं करेगा, इतना जो डॉग का कोविड होगा वो कभी भी इंसान को इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो इंसान का कोविड है वो दूसरे इंसान को कर सकता है, तो वो कैरियर बन सकते हैं। अदरवाइज उसके अलावा उनसे सिर्फ इस सूरत में ही ट्रांसफर हो सकता है और कोई सूरत नहीं उनसे ट्रांसफर होंगे, तो एहतियात बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा, डॉक्टर साहब, अगर फैमिली में किसी को कोरोना होता है और उस फैमिली में कोई प्रेग्नेंट औरत है, हामला औरत है, तो वो अपने आप को किस तरह से महफूज कर सकती है एक ही घर में रहते हुए? उसको हम किस तरह से महफूज कर सकते हैं? देखिए मैम, इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ जो है उसमें यही है कि जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ताउन की ज़रूरत है। अगर हम जिस तरह लाइफ स्टाइल है उसमें अगर आपके पास आप सेपरेट रूम की फैसिलिटी अवेलेबल है घर में, तो सबसे बेहतर चीज़ तो ये है कि उनके रूम को सेपरेट कर दिया जाए और उनके जो भी तमाम के तमाम यूटेंसिल्स हैं, जो भी उनके खाने-पीने की चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसमें प्रिकॉशन के साथ, ग्लव्स के साथ और मास्क के साथ जो है उनके साथ इंटरेक्शन किया जाए और उसमें 6 फीट का फासला रखा जाए। ठीक है? इसमें बात करने पे कहीं कोई पाबंदी नहीं है, मिलने पे कोई पाबंदी नहीं है, बस फासला रखकर उनके साथ ताल्लुक रखा जाए। हाँ, बच्चों के हवाले से ये है कि उनसे थोड़ा फासले के साथ, इसी तरह बड़ों के हवाले से भी है कि फासले के साथ रखा जाए। हाँ, इन केस कि ऐसा घर है कि जहाँ पर सेपरेट आप फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो कम से कम कोशिश ये करें कि उनको कोई ऐसा एक कोना दे दें, स्पेस दे दें कि उस स्पेस के अंदर कम से कम 6 फीट के फासले के ऊपर तमाम बाकी फैमिली मेंबर्स आए जाएं, उठे बैठे, मिले जुलें और एक डिस्टेंस उसके साथ रखें। और सबसे बड़ी चीज मैं ये बोलूंगा कि अगर कोरोना की वो पहली ही जो टेस्ट अवेलेबल है, टेस्टिंग अवेलेबिलिटी करवा के, और ये 2 वीक का पीरियड होता है सिम्टम्स आने के बाद से। और एक और चीज जब आपने ये बताई है तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ वैक्सीनेशन के हवाले से। वंस यू टेक वैक्सीनेशन, कोई भी वैक्सीनेशन आप लेते हैं, तो नॉट सेकेंड डे आप जो है वो कोरोना से बच गए। वैक्सीनेशन को एक्टिव होने में और आपकी बॉडी में इम्पैक्ट करने में 2 हफ्ते का वक्त चाहिए। तो काइंडली ये इंश्योर करें कि जब आपका, यानी अगर डोज लग रहे हैं, तो आफ्टर सेकेंड डोज के 2 वीक के बाद यू आर फुली सिक्योर्ड इंशाल्लाह। और अगर आप फर्स्ट डोज ले रहे हैं, यानी सिंगल डोज ले रहे हैं जॉनसन वाला, तो फिर आप एक सिंगल डोज के तकरीबन 2 हफ्ते के बाद इससे मेच्योर होंगे कोरोना से। ठीक है? ठीक है। अच्छा, वैक्सीन के बाद उमूमन देखा गया कि लोग सेकंड डे जो है वो स्लाइटली सी फीवर में मुब्तला हो गए या थोड़ा-सा एक्टिवनेस उनमें कम हो गई, कुछ वीकनेस सी फील हुई। उसकी क्या वजूहात है? देखिए मैम, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो लोगों को समझाने की है कि हर किस्म की वैक्सीन जो है, जो भी बॉडी के अंदर जाती है, उसका इम्पैक्ट आता है। और दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है हमें साइकोलॉजिकली। जिस चीज़ को हम जितना अपने ज़हन के ऊपर सवार करेंगे, उतना हमें उसका इम्पैक्ट मिलेगा। ये एक नेचुरल फिनोमेना है ह्यूमन बॉडी के साथ, जी। ठीक है? और जो भी वैक्सीन होती है उसमें थोड़ा बहुत, यानी फीवर आना 100 तक, यानी हम, आपको पता है कि बच्चों की जो वैक्सीनेशन कराते हैं उनको भी डॉक्टर साहब जो है पैराडोल का सिरप लिख कर दे रहे होते हैं, जबकि उस वैक्सीन को कराते हुए 50 साल या उससे ज़्यादा का अरसा हो चुका है। तो जब भी एक चीज़ ये है कि आप एक एंटीजन तो बॉडी के अंदर देते हैं, और ये आप वैक्सीन आप करा क्यों रहे हैं? आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को मज़बूत करने के लिए करा रहे हैं। तो जब आपकी जो अपनी बॉडी की फ़ौज है, इम्यून सिस्टम है, वो एक्टिवेट होगा, जब वो एक्टिवेट होगा तो नेचुरली आपको फ़ीवर भी आएगा। नेचुरली आपकी फटीग होगी, नेचुरली आपको जो फ्लू लाइक के सिम्पटम्स होते हैं ना, वो भी सारे के सारे मिलेंगे। इसका मतलब वैक्सीन इज़ गुड एंड वैक्सीन इज़ वर्किंग। ओके। अगर कोई वैक्सीनेशन करवा चुका है तो सेकंड डोज़ है, अगर वो फर्स्ट डोज़ भी लगा चुका, सेकंड डोज़ भी लगा चुका, तो अब वो बिल्कुल लापरवाह हो जाए कि अब कोरोना उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा है? बहुत अच्छा सवाल किया मैम आपने इस हवाले से। मैं उन लोगों को, तमाम लोग जो कि वैक्सीन करवा चुके हैं, उनको ये बोलूँगा कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर इसको फ़ॉलो किया। और उसमें देखें, डेफ़िनिटली उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त उन तमाम लोगों के मुकाबले में बहुत अच्छी हो गई है, जिन्होंने 70 टू 80% यानी उनकी जो अपनी एनर्जी है या कोविड के हवाले से उनका डिफेंस है। उन ये समझ लें कि वो दे आर ऑलमोस्ट 70 टू 80% श्योर, 70 टू 80% दे आर सिक्योर्ड। हाँ, 10 to 20% there are chances because the new variants are coming. लेकिन उनके ऊपर भी जो इम्पैक्ट आएगा ना कोरोना का, दैट नॉट बी दैट सीवियर। यानी अगर उनको अल्लाह न करे किसी को वैक्सीन के बाद कोरोना होगा, तो वो कोरोना इतना सीवियर नहीं होगा, या उसके सिम्टम कभी जिसको सिग्निफिकेंट कहते हैं, वो नहीं होंगे।
ये उनको बहुत बड़ा प्लस पॉइंट डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना के पेशेंट के साथ आप जाके बैठ जाएं और उसके साथ जो है मिलना जुलना और सारी चीजें करना शुरू कर दें। कीप द डिस्टेंस, कीप योर सेफ एंड कीप अदर्स आल्सो सेफ। अच्छा, वैसे मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि लाइक कि हमने कोरोना की वैक्सीन करवा ली है, लिहाज़ा ना हमने मास्क लगाना है, ना हमने सोशल डिस्टेंस रखना है। लाइक कि कोरोना अब कुछ भी नहीं है जो हम पर इफ़ेक्ट कर सके, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे लोगों को? क्या मशवरा देंगे? मेरा तमाम लोगों से यही मशवरा है कि कोरोना के हवाले से अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हो चुके हैं, वैक्सीन करवा चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकी लोग जो हैं, ज़ाहिर सी बात है, जैसे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत, जिस तरह मैं अगर अपनी बात करूँ, आई एम 40 ना, तो अगर मेरी जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है और मैं अगर अपने फादर के साथ बैठा हूँ, उनकी एज है 65, तो ज़ाहिर सी बात है बहुत फ़र्क है। तो हमें हर एक का ख़्याल रखना है। हमने करने का हमारा मकसद है कि हमारी फैमिली मेंबर और जिन-जिन लोगों के साथ मैं इंटरैक्शन कर रहा हूँ, एज़ अ डॉक्टर मेरे साथ पेशेंट आ रहे हैं, वो 70 इयर्स ओल्ड भी आ रहा है मेरे पास 20 साल का बच्चा भी आ रहा है, न्यूबॉर्न बेबी भी आ रहा है। तो मुझे सबका ख़्याल रखना है। तो जो एहतियाती तदबीर हैं, वो कभी भी नहीं छोड़ने, चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो और चाहे वो हाथों का धोना हो या वॉश करना हो। ये तीनों चीज़ें इवन इंशाल्लाह ये कोरोना खत्म हो जाए, उसके बाद भी ये हम नेचुरली भी मतलब जो हमारी चीज़ें अगर हम इसको फ़ॉलो करें, तो हमें बहुत सारे और जरासीम से हम अपने आप को महफूज़ रख सकते हैं और बाकी लोगों को भी। अच्छा, अगर किसी को कोरोना हो जाता है, तो आप मुझे ये बताइए कि उसकी बोन जो बॉडी में हमारी बोन्स होती हैं, तो वो इफ़ेक्टेड होती है कोरोना से या वो सेव रहती है? देखिए, ओवरऑल जो कोरोना का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आता है और इसके अलावा जनरलाइज़्ड बॉडी फटीग यानी जिसको जिस्म में पूरे जिस्म के अंदर दर्द जो बुखार की कैफियत की अलामात होती हैं। कमज़ोरी डेफिनिटली पूरे जिस्म में आप सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक जो आपका ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी है दैट इज़ अफेक्टेड बिकॉज़ ऑफ द कोरोना। जहाँ तक आप बोन्स के हवाले से बात करेंगी तो देखें इसमें बहुत सारी स्टडीज़ और ट्रायल रहती हैं कि जिसमें कोरोना के साथ लोगों को विटामिन डी के साथ ट्रीट किया गया है और दे आर गेटिंग वेरी वेरी हेल्थियर एंड गुड। तो हमारे जिस्म में विटामिन हैं या हमारे जिस्म के अंदर जो नमकियात हैं, जो हमारी जो हैं वो मिनरल्स हैं, दे आर मच हेल्पफुल। तो हम अपना इंटेक अच्छा रखें। फ्लूइड खास तौर पे कोरोना के पेशेंट को मैं सबको बोलूँगा कि जितना अच्छा फ्लूइड इंटेक रखेंगे, वो पानी का मिनरल्स का इंटेक, ओआरएस वगैरह का, ये सारी चीज़ों का इंटेक करेंगे, दैट विल बी मच मच हेल्पफुल इन कोरोना पेशेंट। वो कोरोना पेशेंट में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, अगर कोई दरवाज़ा है या खिड़की है, उसके हैंडल पे अगर हम हाथ लगाएँ या कोई कोरोना का पेशेंट हाथ लगा चुका हो, तो कितना मुमकिन है कि सामने वाला जो दूसरा बंदा है, जिसको कोरोना नहीं है, वो इफ़ेक्टेड हो सकता है? इसके अंदर मैम जो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं मेटल के ऊपर और पेपर के ऊपर और ग्लास के ऊपर। ये वेरिएंस है बहुत सारी जगह, लेकिन इसका जो नॉर्मल एक अप्रॉक्सिमेट है, वो ये है कि चांसेस हैं, नो डाउट इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिक्योर्ड है और 6 टू 8 आवर्स का जो है वो पीरियड बहुत सारी स्टडीज़ के अंदर बताया गया है कि वो परसिस्ट करता है, वायरस स्टे ऑन करता है और उससे उसमें ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हाथ धोने का कहा गया है कि अगर आप आ जाएँ, तो उसके बाद अपने आप नाक, आँख और कान के ऊपर हाथ लगाने से पहले-पहले आप अपने हाथ को अच्छी तरह वॉश कर लें, एटलीस्ट मिनिमम 20 सेकंड जस्ट। अगर 20 सेकंड आपने वॉश कर लिया है, तो यू आर सेफ फ्रॉम कोरोना। अच्छा। कोरोना कहा जाता है कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, लेकिन चूँकि लड़ तो हम एक ही सूरत में सकते हैं जब हम वैक्सीन को यकीनी बनाएँ। तो आप ये बताइए कि जो लोगों के ज़हन में पेचीदगियाँ हैं या जो गलत अफ़वाहें हैं कि भई वैक्सीनेशन लगाने से साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, बंदा ज़ाहिर है अनएक्टिव हो जाता है, दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। तो आप कुछ हमारे व्यूअर्स को उससे छुटकारा या उस गलतफ़हमी से हटाने के लिए कुछ कहेंगे? देखिए मैम बहुत अच्छी बात की है। मैं इसमें इसमें कंक्लूजन के अंदर हवाले से समझ लें कि इसमें यही बताऊँगा मैं अपने तमाम सुनने वाले नाज़रीन को कि लोगों के इब्हाम पे, लोगों की अफ़वाहों पे और ये जो व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, गूगल है, काइंडली इसको नहीं फ़ॉलो करें वैक्सीनेशन के हवाले से। ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसने पूरी दुनिया को अपनी और इससे बचने का वाहिद जो हमारी हिफाजती तदबीर हैं और उसके साथ वैक्सीनेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर ये वैक्सीन फ्रीली अवेलेबल है। हमारी गवर्नमेंट
को हर जगह लोगों को दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और इस तरह के इबाम को, इस तरह की अफ़वाहों को हमें जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। हम एक पढ़ी-लिखी बाशऊर कौम है और हमें इस कोरोना के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, मैं बोलूँगा अल्लाह के करम से, जो पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट आया और जो पाकिस्तान के अंदर इम्पैक्ट आया, क्योंकि मैं हेल्थ सिस्टम से हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हेल्थ का एक पार्ट हूँ। हमारी हेल्थ के अंदर कभी भी ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी, अल्लाह ना करे कि जिस तरह का इम्पैक्ट हमें जो है यूरोप के एडवांस मुल्कों में दिखा, इंडिया में जो हालात हुए, ब्राज़ील में जो हालात हुए, अमेरिका जैसा जो सबसे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मुल्क कंसीडर किया जाता है और जहाँ पर हेल्थ का सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम कंसीडर किया जाता है, डज ऑल्सो गेट कोलैप्स, वहाँ पे वो भी कोलैप्स हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि पाकिस्तान के अंदर वो स्टेज आई ही नहीं, हम उस स्टेज तक पहुंचे ही नहीं। और अब फर्दर जिस तरह आपने कहा था कि थर्ड वेव स्टार्ट हो रही है, थर्ड वेव आ रही है, इस वेव को खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ जाएं, ज्यादा से ज्यादा हम वैक्सीन करवाएं और इस तरह के शकूक शुभात जो सारी की सारी चीजें हमें इंटरनेट, व्हाट्सएप और बाकी जरियों के जरिए मिल रही हैं, इसको खत्म करें और अल्लाह ताला पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से इस वबा को जड़ से खत्म करें इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर मैं आज की अपडेट आपको कहूँ तो आज जो है वो 41 अफराद जो है वो लुक़मा अजल बने हैं, यानी इस वक्त तक मजमूई अमवात जो है वो 22,073 हो गई है। इस वक्त अगर मैं मुस्बत केसेस का रेशो कहूँ तो 2.04 इस वक्त मुस्बत केसेस का जो है वो शरह है। तो लाज़मी सी बात है कि इस वक़्त जो है वो कमी हुई है मुस्बत केसेज़ में भी, अमवात में भी। तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ़ वो वैक्सीन के ज़रिए हुई है या लोगों के एसओपीज़ पे अमल करने से हुई है या जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन लगाए गए थे उस वज़ह से हुई है? आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं इस चीज़ का? देखिए मैम, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ तो मैं पाकिस्तानी अवाम को कहूँगा कि हमारी जो भी कौम है, बाशऊर कौम है और बहुत हम लोग माशाल्लाह माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड हैं और हम लोगों को जो है वो सबसे पहले तो अल्लाह का फ़ज़ल है हमारे ऊपर नंबर 1। नंबर 2 हमारी कौम ने इस वबा के हवाले से, इस चीज़ों के हवाले से जो बाशऊर लोग हैं, जिन्होंने एसओपीज़ के ऊपर अमल किया, इवन वो गैदरिंग्स में भी अगर गए तो उन्होंने बाकी लोगों को भी गाइड किया और खुद भी उन चीज़ों को फ़ॉलो किया, जो-जो अहकामात उनको पता चले या जो-जो चीज़ें उनको बताई गईं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे सराउंडिंग के अंदर, मेरे हेल्थ केयर के अंदर, जिन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर यानी एज़ अ वॉलंटियर उनको वैक्सीनेशन का मौका मिला, तो वो भी गए, उन्होंने जाके एज़ अ वॉलंटियर भी वैक्सीनेशन करवाई। तो ये वो फ्रंट लाइनर्स हैं, जिन्होंने इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की। क्योंकि देखें एज़ अ डॉक्टर हमारे पास जो पेशेंट आता है उसको तो हम देख लेते हैं। लेकिन जो नेशन ने हमें सपोर्ट दिया है, पाकिस्तानी कौम को मैं बोलूँगा सबसे पहले कि वो दे आर द वन, नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर मैं बोलूँगा जो एसओपी जिन लोगों ने वो फॉलो की, दे आर द बेस्ट वन। थर्ड नंबर पे बोलूँगा मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से उनको बोलूँगा कि उन्होंने जो-जो पॉलिसी लगाई, जो-जो उन्होंने लॉकडाउन के इफेक्टिव मेजर्स ली और सबसे लास्ट में मैं बोलूँगा कि हमें जो वैक्सीनेशन टाइम मिल गई और फ्रीली अवेलेबल है। ये सारे ये नहीं, इट इज़ नॉट अ सिंगल, ये नहीं, मैं सिंगल आउट नहीं कर सकता कि ये सिर्फ़ एक रीज़न है। बहुत सारे मल्टीपल रीज़न है जिसकी वज़ह से माशाल्लाह हम 2% के ऊपर, जैसे आप बता रही हैं, अभी हम 2.04, दैट इज़ रियली रियली अमेजिंग। और हमारा जो अल्लाह ताला उनको जो है वो जवाहर रहमत में जगह दी, यानी आपने बताया टुडे 41 पीपल डाइड बिकॉज़ ऑफ दिस कोरोना वायरस। तो इसका मतलब तो ये है कि हम लेस देन 50। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत हमारे ऊपर करम है। तो हमारी कौम को मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा कि उसने इस वबा का इस 2 साल के अरसे में, तकरीबन अब 2 ईयर्स हो चुका है हमको इसके साथ लड़ते हुए, इससे मुकाबला करते हुए। तो इसमें उन बाशऊर लोगों को जिन्होंने पहले दिन से एसओपीज़ के ऊपर अमल किया, इसका मज़ाक नहीं उड़ाया। उन बाशऊर लोगों को जिन्होंने पहले दिन से जाके वैक्सीनेशन करवाई, इसका भी मज़ाक नहीं उड़ाया और दूसरे लोगों को भी गाइड किया, ये दिखा कर के देखिए मैं करवा चुका हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं फिर रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ। तो दे आर द बेस्ट वन, मैं उनको कहता हूँ, क्योंकि देखिए हम हेल्थ में हैं, हम डॉक्टर हैं, हमें तो मालूम है। लेकिन एक आम लेमैन जो कि फ़र्ज़ करें कि किसी दफ्तर में बैठा हुआ है या किसी जो है वो मीडिया सेल के अंदर बैठा हुआ है या वो किसी जो है वो परचून की दुकान के ऊपर बैठा हुआ है, तो उन लोगों का जाना, उन लोगों का एसओपीज़ को फॉलो करना, उन लोगों का वैक्सीनेशन, दे आर रियल पीपल हू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस।
सही। अच्छा डॉक्टर दानिश, चूँकि आप एक ऑर्थोपेडिक हैं और ज़ाहिर है अभी तक आपके इलाज से बहुत से लोग सेहतयाब हो चुके होंगे। तो आप कुछ हमारे अवाम को हमारी जो मुतासिरीन हैं कोरोना से या जो इस वक़्त कोरोना की सिचुएशन चल रही है, उस हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं तमाम कोरोना के जो मुतासरीन हैं और जो मेरे सुनने वाले नाज़रीन हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि देखिए कोरोना वायरस भी बिल्कुल आप ये समझ सकती हैं कि जिस तरह आम कुछ मोदी वायरस होते हैं, वैसे ही है। कोई उसको ज़हन में सवार होना, क्योंकि देखें सबसे ज़रूरी चीज़ आपके आसाब हैं। अगर किसी भी हवाले से आप कोई चीज़ अपने ऊपर सवार कर लेंगे कि मुझे अल्लाह न करे खुदा न ख़ास्ता कोरोना हो गया है, तो ये मतलब अल्लाह न करे मैं मतलब मर सकता हूँ और कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लें अपने ज़हन में, बिल्कुल रिलैक्स रहें, अपना डाइट और अच्छी लेना टाइम पे उस टाइम पे शुरू करें, अपना ख़्याल मज़ीद रखें, जो भी इस कोरोना वायरस के मुतासरीन हैं, अपना जितना अच्छा और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी मैं बोलूँगा कि अल्लाह न करे खुदा न ख़ास्ता इसको छूत का मर्ज़ समझकर उन लोगों को बिल्कुल कोने पे अलग करके ना रखें। उन लोगों के साथ टाइम गुज़ारें, उन लोगों के साथ वक़्त गुज़ारें, उनकी देखें एक जब मरीज़ होता है, उसके सर के ऊपर हाथ रख दिया जाता है और उसके साथ 2 मीठे बोल बोल दिए जाते हैं, तो मरीज़ का आधा मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। तो हुँ। काइंडली कोरोना को जो है वो इस तरह की वबा ना समझें कि अगर किसी को लग गई है, तो सब जगह फैल जाएगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप बिल्कुल हिफाज़ती तदबीर देखें, आप फ़ासला रखें, आप मास्क पहनें, लेकिन उनके साथ वक़्त भी गुज़ारें, उनको टाइम भी दें और उनकी जितनी अच्छी केयर आप कर सकते हैं, वो करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदगी देगा, शिफ़ा भी देगा और आप लोगों को भी उसका अजर मिलेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर दानिश कि आपने जो है वो अपना कीमती वक़्त दिया। वन्स अगेन थैंक यू सो मच और ज़ाहिर है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से, अवेयरनेस से हमारी व्यूअर्स को आगाह किया। तो अब हम जो है वो प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और वन्स अगेन थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मुझे भी बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और आपने अपना जो है वो इस सारे के सारे शेड्यूल में मेरा भी अपना कार्यक्रम शामिल करने का मौका दिया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम करने की पेशेंट अवेयरनेस के हवाले से और इस तरह की एक्टिविटीज़ करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और मुझे जब भी जहाँ पे भी आप ज़रूरत महसूस करें डेफिनिटली आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू वन्स अगेन फॉर कॉलिंग थैंक यू मी। सो मच। थैंक यू तो सो मच। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफ़िज़। जी, तो नाज़रीन आपने सुना कि हमने डॉक्टर साहब से बहुत सी इन्फॉर्मेशंस ली अबाउट कोरोना और वैक्सीन के हवाले से। लोगों के ज़हन में जो पेचीदगियाँ थी उस हवाले से भी हमने डॉक्टर साहब से सवालात किए कि कोरोना क्या है और उसके सिम्पटम्स क्या हैं, वैक्सीन जो है वो किस तरीके से मौसर साबित हो सकती है लोगों के लिए। तो मेरा अपना पैगाम है अपने व्यूवर्स के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन की तरफ आएँ और जो है हमारे मुल्क को फ्री कोरोना बनाएँ और वो सिर्फ इसी तरह से पॉसिबल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं और अपने प्यारों को महफूज करें इस जानलेवा बीमारी से। तो अब इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान नरगिस मेमन को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।